नमस्ते। हमारे आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज बात सिर्फ एक डूबते हुए जहाज की नहीं होगी। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे इंसानी अहंकार और कुछ बड़ी गलतियों की चेन ने इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस मशहूर कोट को ही ले लीजिए, स्वयं भगवान भी इस जहाज को नहीं डुबा सकते। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए। ये लाइन उस दौर के एक्सट्रीम अहंकार को पूरी तरह से बयां करती है। ये एक ऐसा अति आत्मविश्वास था जिसने जहाज के बंदरगाह छोड़ने से पहले ही उसकी तबाही की कहानी लिख दी थी। इंसानों ने मान लिया था कि उन्होंने कुदरत को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है। भाग 1, न डूबने वाला तैरता हुआ महल। बेलफास्ट की शिपयार्ड में तैयार हुआ ये इंजीनियरिंग का अजूबा कोई सस्ता प्रोजेक्ट नहीं था। अगर आज के समय के हिसाब से देखें तो इस 269 मीटर लंबे दैत्याकार जहाज को बनाने की लागत करीब 40 करोड़ डॉलर थी। इतनी भारी भरकम रकम। दरअसल उस वक्त दुनिया को अपनी ताकत और रुतबा दिखाने की जो होड़ मची थी ना, वही इस प्रोजेक्ट की असली ड्राइविंग फोर्स थी। और इस जहाज के अंदर का नज़ारा ऐसा था मानो एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग दुनिया बसती हूँ। एक तरफ था फर्स्ट क्लास, जहां जॉन जेकब एस्टर जैसे अरबपतियों के लिए शानदार जिम, स्विमिंग पूल और फ्रांस के सबसे महंगे शेफ मौजूद थे। और ठीक उसी जहाज के निचले हिस्से में बिना खिड़की वाले छोटे छोटे कमरों में 8 अप्रवासी ठूसे हुए थे, जो बस किसी तरह अमेरिका पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे थे। अब आते हैं उस मशहूर अनसिंकेबल यानी न डूबने वाले मिथक पर। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड इंजीनियरिंग लॉजिक था। जहाज के निचले हिस्से में 16 वाटरटाइट यानी जल रोधी कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। डिजाइन इतना कमाल का था कि अगर शुरुआत के 4 हिस्सों में पानी भर भी जाए तो भी जहाज आराम से तैरता रहेगा। लेकिन विडंबना देखिए, इसी शानदार इंजीनियरिंग ने एक बहुत ही जानलेवा और झूठी सुरक्षा की भावना पैदा कर दी। भाग 2, घातक गलतियों की एक श्रृंखला। 14 अप्रैल 1912। ये वो दिन था जब एक बहुत बड़ा सपना भयानक बुरे सपने में बदल गया। अगर हम उस दिन की टाइमलाइन देखें तो वो सच में हैरान करने वाली है। पूरे दिन में रेडियो के जरिए 7 बार विशाल बर्फीले पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की चेतावनी मिली। 7 बार। फिर भी जहाज के कप्तान और मैनेजमेंट ने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि उन्हें अकदारों की सुर्खियां बटोरने के लिए 22 नॉट यानी करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की उस खतरनाक रफ्तार को हर हाल में बनाए रखना था। और फिर एक ऐसी चूक सामने आती है जिस पर शायद यकीन करना मुश्किल हो। लुकआउट टावर में जो 2 लोग तैनात थे, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली, उनके पास दूरबीन ही नहीं थी। असल में आखिरी वक्त पर क्रू मेंबर्स बदले गए थे और दूरबीन एक अलमारी में बंद रह गई जिसकी चाबी जहाज पर थी ही नहीं। जरा सोचिए, एक बिना चांद वाली घुप अंधेरी रात और जहाज का रास्ता देखने के लिए वो सिर्फ अपनी आंखों के भरोसे बैठे थे। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ी और दर्दनाक विडंबना जुड़ती है। कैलिफोर्नियन नाम का एक दूसरा जहाज वहां से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था। वो टाइटैनिक से दागे जा रहे संकट के रॉकेट भी साफ साफ देख सकते थे। लेकिन उनके जहाज का रेडियो ऑपरेटर सो रहा था, और जो जहाज असल में मदद के लिए तुरंत मुड़ा, कारपेथिया, वो वहां से 93 किलोमीटर दूर था। मतलब पूरी रफ्तार से आने पर भी उसे पहुंचने में 4 घंटे लगने वाले थे। भाग 3, तबाही के 37 सेकंड। रात के 11:40। यहां से घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सामने अचानक एक विशाल काली परछाई दिखी। तुरंत जहाज को पूरी ताकत से दाईं ओर मोड़ने और इंजन रिवर्स करने का आदेश दिया गया। लेकिन क्रू के पास ये सब करने के लिए सिर्फ 37 सेकंड थे। अब खुद सोचिए, 52,000 टन के एक विशालकाय जहाज को सिर्फ 37 सेकंड में मोड़ना, ये प्रैक्टिकली असंभव था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस टक्कर के बाद जो जोरदार आवाज आई, उसने असल में जहाज की प्लेटों को चीरते हुए 6 अलग अलग जगह छेद कर दिए थे। ध्यान दीजिएगा, 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स कट चुके थे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जहाज की डिजाइन ऐसी थी कि वो सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने तक ही सरवाइव कर सकता था। 6 कंपार्टमेंट्स कटने का सीधा सा मतलब था मौत अब जहाज के अंदर दाखिल हो चुकी है। ये वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था जब खुद जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज को असलियत का एहसास हुआ। उन्होंने फटाफट कैलकुलेशन की और वो खौफनाक फैसला सुनाया। उनकी ये शानदार रचना अब सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की मेहमान है।
और इसी के तुरंत बाद समुद्री इतिहास में पहली बार किसी जहाज ने मदद के लिए SOS संकट संकेत भेजना शुरू किया। भाग 4 लाइफ बोट्स की कमी। अब जरा उस सिस्टमैटिक फेलियर को समझते हैं जिसने एक एक्सीडेंट को इतने बड़े जनसंहार में बदल दिया। ये आंकड़े उस खौफनाक स्थिति को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जहाज पर कुल 2224 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स में सिर्फ 1178 लोगों के बैठने की जगह थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम परफेक्ट तरीके से भी होता है ना, तो भी जहाज पर मौजूद आधे से ज्यादा लोगों के लिए बचने का कोई तरीका था ही नहीं। अब जाहिर है ये सवाल उठता है कि भाई इतनी कम लाइफ बोट्स क्यों रखी गईं? इसका कारण थे उस समय के आउटडेटेड समुद्री नियम। तब लाइफ बोट्स की संख्या यात्रियों की गिनती पर नहीं, बल्कि जहाज के वजन के हिसाब से तय होती थी। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? कंपनी को लगता था कि डेक पर बहुत सारी लाइफ बोट्स रखने से फर्स्ट क्लास का व्यू खराब हो जाएगा। मतलब इंसानी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अमीर यात्रियों के लग्जरी एक्सपीरियंस को दी गई। शुरुआत में तो लोगों के लिए ये मानना ही नामुमकिन था कि टाइटैनिक जैसा जहाज कभी डूब भी सकता है। साइकोलॉजिकली लोग उस कड़कड़ाती ठंड और अंधेरे समुद्र में एक छोटी सी नाव पर जाने के बजाय रोशनी से जगमगाते उस विशाल गर्म जहाज पर रहना ज्यादा सेफ मान रहे थे। यही वजह थी कि पहली लाइफ बोट, जिसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी, वो महज 28 लोगों के साथ आधी खाली ही पानी में उतार दी गई। और जो पहले महिलाएं और बच्चे वाला नियम था, उसे भी इतनी बुरी तरह मैनेज किया गया कि पूरी अफरा तफरी मच गई। भाग 5 त्रासदी और असमानता। रात के 2:20 पर जहाज बीच से टूट गया और उस -2 डिग्री वाले बर्फीले पानी में हमेशा के लिए समा गया। लेकिन यहाँ एक ऐसा सच है जो बहुत ही दिल दहला देने वाला है। थर्ड क्लास के अप्रवासी यात्रियों को फर्स्ट क्लास वालों से अलग रखने के लिए जो लोहे के गेट लगाए गए थे ना, वो मौत के उस आखिरी वक्त में भी बंद ही रखे गए। निचले दर्जे के लोगों को लाइफ बोट्स तक पहुंचने से बाकायदा फिजिकली रोक दिया गया, जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। और ये डेटा उस कड़वी सच्चाई का जीता जागता सबूत है। मौत के मुहाने पर खड़े होकर भी सामाजिक और आर्थिक हैसियत का भेदभाव साफ देखने को मिला। फर्स्ट क्लास के 60% लोग बचा लिए गए, जबकि थर्ड क्लास के सिर्फ 24% लोग ही जिंदा बच पाए। मतलब आपकी बैंक बैलेंस ने यह तय किया कि आप बचेंगे या नहीं। लेकिन उस भयानक तबाही और चीख पुकार के बीच कुछ ऐसा भी हुआ जो इंसानियत की मिसाल बन गया। जहाज के 8 संगीतकारों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। बैंड लीडर वैलेस हार्टले और उनकी टीम घबराए हुए यात्रियों को शांत रखने के लिए आखिरी पल तक नियरर माई गॉड टू दी जैसी धुनें बजाते रहे। उन्होंने अपनी जान बचाने की कोई कोशिश नहीं की और अपना फर्ज निभाते हुए जहाज के साथ ही हमेशा के लिए खामोश हो गए। भाग 6 गहराइयों से मिली सीख। जब सुबह हुई तो कारपेथिया जहाज ने 705 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन करीब 1500 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। इस भीषण हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि समुद्री सुरक्षा के नियम रातों रात बदल दिए गए। अब हर यात्री के लिए लाइफ बोट अनिवार्य कर दी गई, 24 घंटे की रेडियो मॉनिटरिंग का नियम बना और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना हुई। सच कहें तो आज के जो आधुनिक सुरक्षा कानून हैं, वो उन 1500 लोगों की शहादत से ही लिखे गए हैं। तो अंत में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है, जब इंसान ये मानने लगता है कि उसने कुदरत को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, तो हम अपने ही लिए कौन से खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट्स पैदा कर लेते हैं। टाइटैनिक की कहानी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हमारी तकनीकी तरक्की चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, प्रकृति के आगे हमारा अहंकार हमेशा हारता है। ये हम सबके लिए एक बहुत ही गहरी सोच का विषय है। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत